हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 7 में है और सेमेस्टर 7 का एग्जाम होने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो एक वीडियो हमने डाला था बिजनेस कम्युनिकेशन का। ये सेकंड लेक्चर है और आप इस लेक्चर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेमेस्टर 7 में इस चैनल पर पहली बार आप सेमेस्टर 7 का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है और क्या महत्व है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता रहता है या फोन आता रहता है, सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। वीडियो तो आप यूट्यूब पे बना दे पढ़ा दे रहे हैं, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपको बार बार बता दूं, ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आप ये पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CWH ऑनलाइन एकेडमी प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। पूरा डिटेल मांगेगा आपको, आप वो सबमिट कर दीजिएगा। अगर किन्हीं को लॉगिन में दिक्कत हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप पूरा डिटेल अपना भरिएगा, कैटेगरी आएगा, कैटेगरी में आप ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा। ऑल यूनिवर्सिटी चुन के सेव जैसे कीजिएगा, आपके पास देखिएगा पेड वीडियो कोर्स, पेड PDF कोर्स आएगा। तो आप पेड PDF कोर्स में जाइएगा। जब पेड PDF कोर्स में जाएगा तो यूनिवर्सिटी पूछेगा, तो आप रिव्यू में जाइएगा। रिव्यू में आप सेमेस्टर 7 में जाइएगा तो ये पूरा PDF वहाँ पे अवेलेबल है 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा। तो आप उसको लेके और पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। आप लीजिए और ये सारा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि सबका वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, एग्जाम में 2-2 दिन का गैप है, तो सारे PDF का वीडियो तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये PDF आपके पास रहेगा, गैस पेपर है समझिए, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। जो बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पूछ रहा है एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का पहले नेचर बात करते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, संचार एक प्रक्रिया है। दूसरा, कम्युनिकेशन 2 वे होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ बोलते रहेगा, सामने वाला कुछ ना बोले तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं माना जाता है। बोलता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहना चाहिए। पर्पसफुल है, कोई तो उद्देश्य होना चाहिए कम्युनिकेशन का, बिना उद्देश्य का चिल्लाते रहोगे तो कोई मतलब ही नहीं। इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाला आपकी बात को समझे, अंडरस्टैंडिंग करे। और डायनेमिक इन नेचर है, ये हमेशा इसका फॉर्म, इसका रूप, ये इसका तरीका बदलता रहता है। कभी कोई व्यक्ति हंस के बात करेगा, कभी कोई व्यक्ति गुस्से से बात करते हैं। डायनेमिक नेचर है कम्युनिकेशन का। अब लिखा है इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लान बनाने में, बिजनेस में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में मदद करता है, डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है, अच्छा मानवीय संबंध, बेटर ह्यूमन रिलेशन बिल्ड करने में मदद करता है, लीडरशिप में मदद करता है। मतलब कम्युनिकेशन हर जगह स्मूथ वर्किंग में मदद करता है। बिजनेस स्मूथली वर्क करे, इसके लिए भी कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करता है। तो कम्युनिकेशन इन सारे चीज़ों में एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है। कम्युनिकेशन इन सारे चीज़ों में एक बिजनेसमैन को क्या करता है, हेल्प करता है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं, संचार के प्रकारों को वर्णन कीजिए। तो अगर हम संचार के प्रकार की बात करें तो उसको अलग अलग बेस पर बांटा गया। पहला ऑन द बेस ऑफ मीडियम, तो मीडियम के आधार पर वर्बल और नॉन वर्बल, जब हम बोल के किसी बात को अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक बोल के पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। और जब हम इशारों में पहुंचाते हैं बिना बोले तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। याद रहेगा, जब हम इशारों में पहुंचाते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जब बोल के पहुंचाते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम कैसे पहुंचाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो कैसे हो रहा है। तो फ्लो के लिए हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा अपवर्ड, ऊपर नीचे से ऊपर तक की तरफ कम्युनिकेशन होता है। और हॉरिजेंटल, जब ऐसे कम्युनिकेशन होता है दो से समान पद पर बैठे हुए, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद फॉर्मेलिटी के आधार पर, तो फॉर्मेलिटी के आधार पर 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब जो सरकार नोटिस भेजती है वो फॉर्मल होता है, एकदम तरीके से सब कुछ आएगा। और जो हम लोग कोई मैसेज भेजते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो इनफॉर्मल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन में ध्यान रखिएगा, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ये क्या आता है, आत्म संचार का मतलब खुद से बात करना, खुद से, स्वयं से, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। हम लोग बहुत बार अपने से बात करते हैं। इंटरपर्सनल मतलब 2 लोग मिलके, दो या 3 लोग मिलके बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। और पूरा भीड़ को एक बार संबोधित कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। पूरा हमारे पास 40-40 हज़ार लोग हैं
और हम उनको संबोधित कर रहे हैं, तो ये कहलाता है मास कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विथ डायग्राम। कम्युनिकेशन प्रोसेस बताइए। तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस यही होता है, सबसे पहले एक सेंडर चाहिए जो मैसेज भेजता है, उसके पास एक मैसेज चाहिए, यहाँ पे मैसेज लिखना चाहिए, सेंडर के पास एक मैसेज चाहिए, सेंडर के पास क्या चाहिए, मैसेज चाहिए। मैसेज क्या, सेंडर होना चाहिए, सेंडर के बाद मैसेज, मैसेज के बाद इनकोडिंग होगा, मैसेज को टाइप करेंगे ताकि सामने वाला समझ सके। यहाँ उल्टा लिख दिया, मैसेज यहाँ डाल दिया। इनकोडिंग के बाद हम चैनल डिसाइड करेंगे, चैनल मतलब किस कैसे भेजेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भेजेंगे, चिट्ठी लिख के भेजेंगे। चैनल डिसाइड करने के बाद एक रिसीवर होना चाहिए जिसको मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद वो समझने का प्रयास करेगा मैसेज को, जिसको बोलते हैं डिकोड करना, मैसेज को समझने का प्रयास करेगा, डिकोडिंग करेगा, और जब समझ जाएगा तो फीडबैक देगा। यही है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, सेंडर होगा, मैसेज होगा, इनकोडिंग होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, डिकोडिंग होगा और फीडबैक होगा। याद रखना इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। सेंडर इनकोडिंग, सेंडर होता है मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, ये पूरा प्रोसेस हम लोगों के पास रहता है। आगे लिखा स्टेप एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस अभी जो हम लोग बात किए वही चीज यहाँ डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावी संदेश वाहन के क्या क्या फीचर्स है, कैसे माना जाएगा कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, बेटर है। तो एक बेटर कम्युनिकेशन के क्या, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे सारी बातें क्लैरिटी होती है, स्पष्ट होता है, जो आप मैसेज भेज रहे हैं एकदम क्लियर होना चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेशन वो है जहाँ पे सब कुछ कंप्लीटनेस यानी पूर्णता, सारी बातें पूर्ण होती, कोई भी अधूरी जानकारी नहीं होती। एक अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ करेक्टनेस होता है, शुद्धता होती है। एक अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ कॉन्सनेस होता है, संक्षिप्तता होती है, समरी होती है, समराइज कर किया जाता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ टाइम लेस होता है, टाइमलेस मतलब समयबद्धता, टाइमलीनेस होता है। जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक बेटर कम्युनिकेशन वो है जहाँ प्रॉपर चैनल के जरिए कम्युनिकेशन किया जाता है, जहाँ सिंप्लिसिटी होती है कम्युनिकेशन में। यानी एक अच्छे कम्युनिकेशन में ये सारे गुण होने चाहिए। ये सब पॉइंट याद करना है, कहानी मत याद कीजिएगा, पॉइंट आप याद कीजिएगा तो बता सकते हैं कि अच्छे कम्युनिकेशन में जो है सिंप्लिसिटी यानी साधारण होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। तो यही बात यहाँ लिखा है कि क्या होना चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन में, कर्टसी होनी चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन में, रिसीवर ओरिएंटेड होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होता है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की विभिन्न बाधाओं को समझाइए। पता है बैरियर क्या होता है, बैरियर मतलब रुकावट। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। तो क्या क्या समस्या आ सकती है, तो लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। कौन कौन बैरियर देख लीजिए। डिफरेंट बैरियर में सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, भौतिक बाधा, वातावरण के कारण जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा है। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बाधा, सामने वाला समझने का प्रयास भी नहीं कर रहा है तो हम कैसे समझाएंगे, सामने वाला गुस्सा में पूरा है, बातें नहीं सुन रहा है। लैंग्वेज बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, हम समझा रहे हैं हिंदी में, सामने वाला चाइनीज जानता है, तो बताइए क्या हम अपनी बात को समझा पाएंगे, नहीं, और वो भी हमको अपनी बात नहीं समझा पाएगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, यानी हम किसी बात को, किसी व्यक्ति को कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि वो हमारे, हम मान लो यहाँ पे मैनेजर के पोस्ट पर है तो मेरे ऊपर वो काम करता है, यहाँ पे डायरेक्टर है। अब हम इसको कुछ बोलना चाहते हैं डायरेक्टर को, लेकिन इसलिए नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कम्युनिकेट उससे नहीं कर पा रहे हैं कि वो उच्च पद पर है, वो जब चाहेगा हमको डिस्टर्ब कर सकता है। तो बहुत बार हम अपनी बातों को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि वो क्या है, उच्च पद पर बैठा हुआ है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे पद पर बैठा हुआ है कि वो हमको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए हम बहुत बार ऐसा होता है कि बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। स्टेटस बैरियर, बहुत बार इतना बड़ा आदमी है कि क्या बोलें उसको, ये सोच के लोग नहीं बोलता है।
बहुत बार कल्चरल बैरियर होता है, सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग होते हैं, कहीं का लोग ज़्यादा बोलता है, कहीं के लोग कम बोलता है। टेक्निकल बैरियर, कभी भी टेक्नोलॉजी का बैरियर आ जाता है, पता चला हम बात कर रहे हैं नेटवर्क उड़ गया, अब हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत बार एटीट्यूड बैरियर होता है, सामने वाला का ऐसा एटीट्यूड होगा कि आप अपनी बात को समझा ही नहीं पाएंगे, वो वल्गे एटीट्यूड में रहता, सुनेगा ही नहीं आपकी बात को। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एटीट्यूड वाला बैरियर आ जाता है, लोगों को एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन अगर हम कर रहे हैं 5 10 20 लोग मिलके, तो उसके क्या स्टेप है, सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो चलिए, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले बोलता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप बनाइए, फिर उसका एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, फिर इंट्रोडक्शन दीजिए टॉपिक का, फिर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, टॉपिक को समझिए, फिर एक्सप्रेशन द व्यू, अपना ओपिनियन दीजिए, और फिर बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। यानी ये सारे काम करने होते हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन में, एक ग्रुप डिस्कशन में सारा काम। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप का एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारी ये टॉपिक है, इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक को समझेंगे क्या होता है, फिर उस पर एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, बहुत सारे लोगों का एक्सप्रेशन लेंगे, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा विचार क्या, तुम्हारा, फिर बोलता है इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, फिर उसमें इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे को, नहीं तुम्हारा बात गलत है, तुम ऐसा सोचो हो तो ऐसा गलत है, दूसरा तो डिस्कशन होता है। फिर रोल ऑफ मॉडरेट फिर निकाला जाता है कि इसमें से मॉडरेट का रोल मतलब जो संचालन कर रहा है पूरे डिस्कशन को। फिर कंक्लूजन निकाला जाता है कि सभी लोगों की बातें सुनने के बाद फाइनली ये तय हुआ है कि ये चीज है। एक्सप्लेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो बोलता है कि अंतर व्यक्तिगत संचार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक लोग अगर मिलकर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कहीं कोई दिक्कत, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोग आपस में आसपास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसके बीच में क्या क्या। अच्छा, नेगोशिएशन स्किल क्या होता है, तो नेगोशिएशन स्किल वही चीज़ है कि अगर 5 से 10 लोग हैं और कोई मांग रखे हुए, मान लो आप कंपनी के डायरेक्टर है और 10-20 लोग या 50 वर्कर आपका जो है मांग रखा हुआ है, कोई चीज़, सब हड़ताल पर बैठ गया और कोई डिमांड कर रहा है, तो आपको आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए कि कैसे उससे नेगोशिएट करेंगे, कैसे उससे वो काम करा लेंगे कि हमारा जो पर्पस है वही करेंगे, बट सामने वाले को डील करना। थोड़ा नेगोशिएशन स्किल अगर आपके पास रहेगा तो आप कम से कम लॉस में होते हुए भी आप अपना काम करा पाइएगा। वही आप लिखा है फीचर्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट फीडबैक होना चाहिए कि जो बीच में रहेगा उसका फीडबैक क्या है, और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, ऐसे कम्युनिकेशन में। इंपॉर्टेंस क्या हो तो सामने दिया है। नेगोशिएशन स्किल क्या है, तो वार्ता कौशल वह क्षमता है जिससे मतभेदों पर चर्चा करके आपसी सहमति बनाई जाती है। फिर से देखिए, वार्ता कौशल वह क्षमता है जिससे मतभेदों पर चर्चा करके आपसी सहमति बनाई जाती है। जो मतभेद है उस पर डिस्कशन होगा, एक कंक्लूजन पे निकला जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएशन स्किल। क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन स्किल, याद रखिएगा। तो बोलता है फीचर ऑफ नेगोशिएशन स्किल क्या है, तो क्लियर कम्युनिकेशन, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन, साफ स्पष्ट लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम नेगोशिएशन स्किल आपके पास तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। परसेप्शन, सामने वाले को बोलता है परस्यूशन भी होना चाहिए, बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसके साथ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तभी आप वहां पे कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है नेगोशिएशन स्किल का, तो भाई रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, जितने संघर्ष होते हैं, जितनी परेशानियां होती है उसको समाप्त करता है, रीच करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति तक पहुंचाता है, इंप्रूव करता है रिलेशनशिप, संबंधों को बढ़ावा देता है, बेहतर बनाता है, और लास्ट है सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, हेल्प करता है निर्णय लेने में। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर। व्यवसायिक पत्र की संरचना समझाइए, कैसा होता है बिजनेस लेटर। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस लेटर का मतलब एक बिजनेसमैन या तो अपने उच्च अधिकारी को या किसी दूसरे अधिकारी को जो चिट्ठी लिख के अपना इन्फॉर्मेशन भेजता है उसको बोलते हैं बिजनेस लेटर। जो बिजनेस से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक पत्र होता है जो अपने सीनियर को या किसी ऑफिसर को लिखा जाता है, जो तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर होता है बिजनेस लेटर का। तो बिजनेस लेटर में सबसे ऊपर में रहता है हेडिंग एंड सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट रहता है, फिर इनसाइड एड्रेस रहता है, सब्जेक्ट रहता है, सैल्यूटेशन रहता है ना, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर रहता है। उसके बॉडी ऑफ द लेटर में 3 है, इंट्रोडक्शन रहता है, मेन कंटेंट रहता है, लास्ट में कंक्लूजन रहता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज रहता है,
और सिग्नेचर रहता है, नेम एंड डेजिग्नेशन रहता है, यही रहता है रिपोर्ट में। यहाँ रिपोर्ट दिया भी नहीं बना के, नहीं तो एक आप जानते हैं बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, ली दिया हुआ है। राइट अ सेल्स लेटर, सेल्स लेटर लिखा हुआ है, देख लीजिए। एबीसी ट्रेडर, स्टेशन रोड, रांची, झारखंड, 15 मार्च 2026 टू किसको भेजा है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यही है बिजनेस लेटर। अब आप थोड़ा सा लिखने का आइडिया, क्योंकि एक बिजनेस लेटर का क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया तो आपको बिजनेस लेटर लिखने का आइडिया आना चाहिए। बिजनेस लेटर लिखने का आइडिया क्या होना चाहिए, आना चाहिए। जब तक आप नहीं आएगा आइडिया, आप यहाँ लिख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर। क्लेम और एडजस्टमेंट लेटर क्या है, तो दावा पत्र वह पत्र होता है जो खरीदार विक्रेता को गलत, खराब और टूटा फूटा या अधूरा माल मिलने पर शिकायत करने या बदली करने या वापस करने या क्षतिपूर्ति मांगने के लिए लिखता है। यानी एक ऐसा लेख पत्र जो सामान अगर खराब बिक गया है तो खराब सामान को या तो वापस कर दीजिए, या तो पैसा वापस कर दीजिए, या तो उसको उसके बदले में दूसरा बना के दे दीजिए, या कोई टूटा फूटा सामान आ गया, मिलावट का सामान आ गया, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको बोलते हैं क्लेम लेटर। क्या बोलते हैं, क्लेम लेटर, याद रखिएगा। अब यहाँ लिखा है कि क्लेम लेटर के पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है क्लेम लेटर का। तो पहला, दोष या गलती की सूचना सामने वाले को देना कि भैया गलती है तो सामान, बदली या धन वापसी की मांग करना, खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना। और मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, तो समायोजन पत्र वह पत्र होता है, वह उत्तर पत्र होता है जो विक्रेता, मान लीजिए क्रेता दावा कर दिया तो विक्रेता देगा ना एडजस्टमेंट लेटर, तो वो जो विक्रेता द्वारा दावा पत्र के जवाब में लिखा जाता है। यानी हमने टीवी खरीदा, पैक था पूरा टीवी, घर लाए पता चला पूरा टूटा हुआ है, हमने लिया, लिखा है क्लेम लेटर। किसको, क्लेम लेटर, ये कस्टमर है, याद रखिएगा। तो कस्टमर लिखता है क्लेम लेटर किसको, बिजनेसमैन को। जब बिजनेसमैन को मेरा क्लेम लेटर मिलेगा तो बिजनेसमैन हमको एक चिट्ठी लिखेगा जिसका नाम है एडजस्टमेंट लेटर। क्या नाम है, एडजस्टमेंट लेटर लिखेगा, याद रखिएगा। बिजनेसमैन एक चिट्ठी लिखेगा एडजस्टमेंट लेटर के नाम से, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, तो फिर वही दावे की शिष्टता से स्वीकार या अस्वीकार करना, ग्राहक से अच्छे संबंध बनाए रखना, धन वापसी या बदली या छूट की जानकारी देना। समायोजन पत्र के कितने प्रकार हैं, तो बहुत सारे टाइप के हमारे यहाँ एडजस्टमेंट लेटर होते हैं। पहला होता है एक्सेप्टेंस एडजस्टमेंट लेटर, दूसरा होता है रिजेक्शन, मतलब या तो स्वीकार करने वाला या तो रिजेक्ट करने वाला, या तो पार्शियल मतलब स्वीकार भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इस तरह का एडजस्टमेंट लेटर होता है। एक्सप्लेन नोटिस एंड मेमोरेंडम। नोटिस क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है। नोटिस मतलब सूचना, नोटिस सूचना एक औपचारिक लिखित संदेश होता है जो किसी महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने के लिए लोगों के समूह को दिया जाता है। यानी किसी विशेष बात की जानकारी के लिए बहुत लोगों का जो समूह है उसको जब हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं लिखित में तो उसको नोटिस बोलते हैं। नोटिस का क्या विशेषता है, तो भैया फॉर्मल एंड ब्रीफ, मतलब बहुत कम शब्दों में सही जानकारी नोटिस में लिखा रहता है। फॉर लार्ज ऑडियंस, बड़े समूहों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सरकार या पुलिस नोटिस देती है कि 144 लगा हुआ कोई कुछ नहीं कर सकता, तो बड़े डिस्प्ले इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन, आप चाहेंगे तो नोटिस का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। और फिक्स फॉर्मेट है, नोटिस का एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको लिख के देना है। मेमोरेंडम क्या होता है, ज्ञापन, तो ये भी वही है, बोलता है ज्ञापन या मेमो संगठन के अंदर सूचना, निर्देश, निर्णय देने के लिए लिखा गया एक आंतरिक पत्र है। मेमोरेंडम का मतलब है कि आप अपने ही कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने ही कंपनी के बारे में अपने मालिक को कुछ बताना चाहते हैं, तो वहाँ बोला जाता है ज्ञापन हमने सौंपा, मेमोरेंडम सौंपा। जहाँ पे हम उसी जगह पे जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे हम अपने थाना में रह रहे हैं, या हो सकता है कि हम अपने गांव में रह रहे हैं और गांव में कुछ समस्या है, उसको लेके हम मुखिया जी के पास चले जाते हैं और हमने मेमोरेंडम दिया मुखिया जी को, आप ये काम कीजिए। तो ज्ञापन देना बहुत जरूरी। ज्ञापन क्या है, एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने आंतरिक समस्याओं के बारे में सामने वाले को अवगत कराते हैं। ज्ञापन बहुत जरूरी। बोलता है फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम, ज्ञापन की क्या विशेषता है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन है, आंतरिक संप्रेषण है, इनफॉर्मल बट ऑफिशियल है, डायरेक्ट एंड क्लियर है, और नो सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज नहीं रहता है। अभी लिखा है कि एक मिनट्स बनाए। मिनट क्या होता है, मीटिंग में जब हम लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है, तो उसका जो एजेंडा फिक्स होता है, जो मीटिंग में चर्चाएं होती है और जो फैसले लिए जाते हैं उसको एक जगह लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं मिनट्स। जो फैसले लिए जाते हैं उसको लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिनट। यानी बैठक कार्रवाई का प्रारूप, बैठक जब आप करवाइएगा तो मिनट्स बनाइएगा। कैसा, तो देखो यहाँ लिखा है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे टाइटल में मिनट ऑफ द मीटिंग, किसके लिए बैठाया गया था, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे,
स्थान लिखेंगे, उसके चेयरमैन कौन होगा इस मीटिंग का वो लिखेंगे, मेंबर कौन कौन प्रेजेंट हुए वो लिखेंगे, कौन अब्सेंट है वो लिखेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ प्रीवियस मिनट्स, पिछले मिनट में क्या क्या बातें हुई थी वो सब यहाँ कन्फर्मेशन करेंगे, एजेंडा टर्म्स, क्या क्या आज हम लोगों का एजेंडा है, किन किन मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करना है वो भी यहाँ लिखेंगे। सब मिनट्स में लिखा जाता है कि फर्स्ट क्या होगा, सेकेंड एजेंडा क्या होगा, उसके बाद रिजोल्यूशन पास होगा, लास्ट में हम लोग देखते हैं पारित प्रस्ताव होता है, फिर अगर कुछ और बात है तो लिखेंगे, लेकिन नहीं तो वोट ऑफ थैंक्स मार के और खत्म कर देंगे। वोट ऑफ थैंक्स मतलब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन कौन करता है, सबसे अंत में अध्यक्ष। अध्यक्ष अपना भाषण दिया और ये पूरा का पूरा मीटिंग क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा मीटिंग क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक क्लास मेरे ख्याल से और होना चाहिए, एक क्लास और होगा तो आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप इसको देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप पीडीएफ कोर्स खरीद लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। आप अपने से पढ़ सकते हैं ना, वीडियो बनाने का समय मिलेगा तो वीडियो बना के हम बता भी देंगे, और नहीं मिलता है तो आपके पास पीडीएफ कंटेंट रहेगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर आप पीडीएफ नोट्स को खरीद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।